हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है वो बड़े ही धमाकेदार ढंग से शुरू कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में अगर अपन बात करें तो हमने अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट की 7 चैप्टर्स है उनको कंप्लीट कर लिया है। बात करें उन चैप्टर्स के बारे में तो उन चैप्टर्स की हमने समरी बहुत ही आसान भाषा में समझी है। उन चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए हैं, और उन चैप्टर्स के बड़े ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रही है। बात करें आज की इस क्लास में तो आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, सरमन एट बनारस है, इसको पढ़ने वाले हैं। अब बात करें चैप्टर में क्या है तो वो तो हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके बारे में बात करते चलेंगे। लेकिन अगर अपन बात करें तो चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले समरी का अध्ययन करेंगे, यानी इस चैप्टर का सारांश है वो बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। इसके बाद में हम इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हल करने वाले हैं। इसके बाद में क्या करवाओगे सर? इसके बाद में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जो शानदार प्रश्न हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बनती है उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो क्लास को आपको बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 8 है वो पढ़ने वाले हैं। कौन सा है? द सरमन एट बनारस। क्या है सर सरमन? तो देखो, सरमन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? उपदेश होता है। क्या होता है भाई? उपदेश होता है। और एट बनारस का मतलब होता है बनारस में। बनारस में, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बनारस में उपदेश। सर ये उपदेश क्या होते हैं? अरे उपदेश का मतलब आसान भाषा में बोल ले तो ज्ञान की बातें जो होती हैं वो उपदेश होती हैं। अब जैसे गुरुजी कुछ बातें बता रहे हैं तो आप कहते हैं गुरुजी उपदेश बहुत दे रहा हूँ, तो उपदेश का मतलब गुरुजी तो ज्ञान की बात बता हुआ है, तो ज्ञान की बातों को ही हम क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। तो सर ये उपदेश दिए किसने भाई? तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ जरूर सुना आपने, महात्मा गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध जो कि अपने सिद्धार्थ नाम से राजकुमार के रूप में उन्होंने अपना जीवन है वो शुरू किया था। इसके बाद इनके साथ क्या हुआ कि ये महात्मा बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। क्या हुआ भाई इनके जीवन में, वो सारी बातें भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो जो पहला उपदेश दिया था ना वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चिंता मत करो, समझाएंगे, हर चीज़ समझाऊंगा, हर बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो गौतम बुद्ध कौन थे इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो गौतम बुद्ध कौन थे? इनका जन्म राजघराने में हुआ था, अपने सिद्धार्थ राजकुमार के नाम से, गौतम सिद्धार्थ के नाम से इनका जन्म होता है। जन्म के समय अपनी कहानियाँ चलती है भाई, बहुत कहानियाँ चलती हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं सुना देता हूँ आप लोगों को। छोटी सी कहानी क्या है कि जब इनके पिताजी के बेटा नहीं हो रहा था तो वो किसी महात्मा के पास गए और महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पुत्र होगा। पुत्र के बाद में उन्होंने कहा कि पुत्र का भविष्य भी जानना चाहता है कि मेरा बेटा क्या बनेगा, हर पिता को चिंता होती है। तो महात्मा ने, जिस महात्मा के पास इनके पिता गए थे, उन्होंने कहा था कि या तो आपके जो बेटे हैं वो बड़े ही अपने पास क्या है, शौर्यशाली शासक बनेंगे, यानी अपने पास बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेंगे, या बहुत ही बड़े संत बनेंगे। अब कोई भी राजा जो होता था उस जमाने में वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा महात्मा बने, है ना, भिक्षा मांगे। वो तो ये मानते थे कि मेरा बेटा प्रतापी राजा बने, प्रतापी यानी बिल्कुल शक्तिशाली राजा बने। तो भाई अपने गौतम बुद्ध के पिता को चिंता हो गई कि मेरा बेटा कहीं महात्मा ना बन जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने आसपास जो महल है उसको ऐसे लग्जीरियस बना दिया। लग्जीरियस बनाने का मतलब विलासितापूर्ण बना दिया कि गरीबी आसपास ना झलके। अब जो लोग गरीबी में जानते नहीं गरीबी, तो वो अपने पास क्यों मानेंगे कि भाई हमें इनका निवारण करना है। तो उसने उनके लिए सारी व्यवस्था करी थी। इसके बाद एक दिन क्या होता है, इनका मन शिकार पे जाने का हो जाता है। तो शिकार पे जाते हैं तो राजा को चिंता हो गई, अगर ये बाहर के कष्ट भाव देख लेंगे, दुख दर्द देख लेंगे तो ये कहीं महात्मा ना बन जाए। इससे पहले इनकी शादीवादी के बारे में चर्चा हम चैप्टर में कर लेंगे, जो चैप्टर में नहीं है वो मैं बता रहा हूँ, एक कहानी जो चलती आ रही है उसके बारे में।
जब ये जाते हैं तो फिर अपने पास क्या है कि जो महाराज होते हैं इनके पिताजी, वो क्या करते हैं, पूरे शहर को अपने पास चकाचौंध करवा देते हैं, यानी अपने पास गरीबों को थोड़ा पीछे हटवा देते हैं और अपने पास सारी व्यवस्था करवा देते हैं कि भाई शान शौकत सुख शांति है उनके राज्य में, ऐसा बना देते हैं। इसके बाद ये जाते हैं तो बाई चांस इनके सामने क्या होता है, एक बीमार व्यक्ति आता है। तो बीमार व्यक्ति को देख के अपने सारथी कौन जो रथ चलाता है उससे पूछता है कि ये कौन है। इसके बारे में वो बताता है, महाराज ये बीमार हो गया व्यक्ति इसलिए। तो बोले कि मैं भी बीमार होऊंगा क्या? तो बोले महाराज बीमारी है कभी भी आ सकती है, किसी भी शरीर पे आ सकती है। इसके बाद में आगे चला तो उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उसने बोला ये क्या है सारथी, क्योंकि वो तो अपने पास राजमहल में रह रहे थे तो उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है बाहरी दुनिया में, क्या चल रहा है। तो उसने कहा महाराज ये वृद्ध हो रहे हैं और ये, बोले कि मैं भी ऐसा बनूंगा क्या? बोले महाराज आप भी बनोगे, ये वृद्धावस्था है, ये जीवन है, वृद्धावस्था हर शरीर में आनी है, यानी हम सभी बूढ़े होंगे, जो जन्म लेता है वो बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है। तो फिर आगे जाते हैं तो उन्होंने एक फ्यूनरल देखता है। फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखता है। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में देखें तो वो कहता है ये क्या हो रहा है? बोले कि महाराज मरने के बाद में आदमी को ऐसे जलाया जाता है। बोले कि मुझे भी ऐसा ही करने के? बोले हाँ महाराज सभी के साथ ऐसा होना है कि जो जन्म लेता है वो मरता निश्चित है। इसके बाद फिर वो एक भिक्षुक को देखते हैं भिक्षा मांगते हुए, तो सारथी से पूछते हैं ये क्या है? तो सारथी कहता है महाराज ये सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ गया है तो अपना जीवन यापन है शांति की तलाश में, शांति के साथ बिल्कुल अपनी भिक्षा मांग के कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। तो बस यहीं से अपने पास जो गौतम बुद्ध है वो अपने महल में चले जाते हैं और अर्धरात्रि में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। बस ये कहानी जो हम सुनते हैं। अब बात करें इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर में एक लड़की की कहानी पढ़ने वाले हैं। वो अपना आगे आगे बात करेंगे कि आगे आगे देखो होता है क्या, बड़ा आनंद आने वाला है, बड़े ज्ञान की बात आपको जानने को मिलने वाली है। तो इसमें ना ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो अपनी कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो गौतम बुद्ध जिनके बारे में मैंने बताया है 563 BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड 483 BC इनका जीवन काल रहा है। सर BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है इसका मतलब। और ईसा पूर्व अपने पास जो ईयर थी उनको उल्टा गिनते थे, ये मैंने अलग मैटर में समझाया हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बिगिन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। इन्होंने अपना जीवन है वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के नाम से शुरू किया, यानी अपने पास राजा का बेटा था भाई। इसके बाद इन नॉर्थन इंडिया मतलब उत्तरी भारत की बात कर रहा हूँ। एट 12 अगर 12 वर्ष की बात करें, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कहने का मतलब अपने जब 12 वर्ष के हुए तो इनको हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी हिंदू पवित्र पौराणिक जो स्कूल थे उनमें भेज दिया जाता है। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद में ही रिटर्न टू होम टू मैरी ए प्रिंसेस, और 4 साल बाद वापस लौट के आते हैं और एक राजकुमारी से शादी करते हैं। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा भी हुआ, यानी गौतम बुद्ध के एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और बिल्कुल शान शौकत राजशाही के साथ। बेफिटेड का मतलब बिल्कुल धन दौलत में, ऐसे शान सुख शांति के साथ, रॉयल्टी मतलब राजशाही में रहे भाई 10 साल तक। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लेकिन जैसे ही 25 साल की उम्र में आए, है ना, द प्रिंस जो अपने राजकुमार थे, हेयर टू फोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स। शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स का मतलब होता है जो दुख दर्द है उनसे प्रभावित हो गए, ऑफ द वर्ल्ड जो कि दुनिया में थे। कैसे? जब वो अपने पास शिकार पे जा रहे थे। देखो वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, क्योंकि जब वो अपने पास शिकार पे गए तो उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार देख लिया। देन एज्ड मैन, उसके बाद एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। देन फ्यूनरल प्रोसेसन, और उसके बाद में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी। फ्यूनरल अंतिम संस्कार, प्रोसेसन यानी प्रक्रिया देखी। एंड फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उसने क्या देखा, उसमें अपने गौतम बुद्ध ने देखा कि कोई भिक्षुक है जो भिक्षा मांग रहे हैं। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा, और बेगिंग मॉन्क का मतलब होता है भिक्षु, यानी बौद्ध भिक्षु। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और ये जो दुख दर्द है, ये जो अपने पास दृश्य थे,
वो इसको इतना प्रभावित करते हैं कि वो तुरंत अपने पास महल को छोड़कर अपने ज्ञान की तलाश में, इनलाइटनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, है ना, इनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान होता है, या प्रकाश जिसको अपन कहते हैं, वैसे प्रकाश का मतलब ज्ञान से लिया गया है यहाँ पे, और कंसर्निंग यानी से संबंधित है ना, द सोरोज ही हैड विटनेस, उनसे संबंधित जो कि अपने पास से दुख दर्द उसने देखे थे, विटनेस यानी अपनी आंखों से देखना। ही वेंडेड फॉर 7 ईयर्स, वो अपने पास, वेंडेड का मतलब होता है घूमना, वो 7 साल तक घूमते रहे भाई ज्ञान की तलाश में, एंड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन, अंत में थक अपने बैठ गए भाई कि 7 साल चक्कर काटा उन्होंने, वहाँ यहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सभी जगह गए। अंडर ए पीपल ट्री, और कहाँ बैठे भाई, एक पेड़ के, पीपल का जो पेड़ था उसके नीचे बैठ गए। वेयर ही वोव्ड, और वहाँ पे उसने शपथ ली, यानी अपने प्रिंस सिद्धार्थ ने शपथ ली, वोव्ड का मतलब शपथ ले लेना, टू स्टे अंटिल इनलाइटनमेंट केम, और उन्होंने शपथ ली कि जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ, ये उन्होंने शपथ ले ली। एनलाइटेंड आफ्टर 7 डेज, और 7 दिन बाद में, कहा जाता है कि 7 दिन तक वो लगातार वहाँ पे बैठे रहे, और 7 दिन बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अपने पास ये किताब में कहा ऐसा भी जाता है कि वो वहाँ पे उस समय तक बैठे रहे कि कहते हैं कि चींटियाँ भी उनके शरीर में ना वो अपने पास अपना बिल बना लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बाद ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने पेड़ का नाम दिया भाई, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उस जो पीपल का पेड़ था उसको कह दिया बोधि ट्री। बोधि ट्री क्या होता है, बोधि ट्री होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का वृक्ष कह दिया उसको। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्होंने अपने जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ था, नई जो समझ आई थी, नया जो अपने पास प्रकाश आया था दिमाग में, वो बांटना शुरू कर देता है, उपदेश देना शुरू कर देता है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसके बाद में उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकेंट और द एनलाइटेंट, इसका मतलब होता है जो जाग गया है, और अवेकेंट का मतलब जागृत, और द एनलाइटेंट का मतलब होता है प्रकाशवान। तो ये अपने पास एनलाइटेंट मतलब ज्ञानवर्धक व्यक्ति जिसको कहते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया भाई, कहाँ दिया, बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि अपने पास गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र शहर माना जाता है, कस्बा माना जाता है। तो सिटी, हाँ होली सिटी है क्या, हाँ प्लेस स्थान माना जाता है भाई। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, और वो जो बनारस में उपदेश दिया था ना जो वहाँ पे, उसको सुरक्षित कर लिया गया भाई। अपने पास शिष्य तो होते ही हैं, तो शिष्यों ने अपने पास उसको सुरक्षा से रख लिया। इसके बाद क्या है, एंड इज गिवन हियर, और यहाँ पे अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, हम इस के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो जो उपदेश दिया था वहाँ। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, और अपने पास यहाँ इस उपदेश में बुद्धा है, वो एक ऐसे दुख के बारे में, एक ऐसे कष्ट के बारे में बात करते हैं जिससे बचा नहीं जा सकता है, जो सभी के जीवन में है। इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ऐसा कष्ट जो सभी के जीवन में आता है वो होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, तो ये इसका जो चैप्टर अपने पास पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है इसका हम अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी। तो करें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्धा बिगेन हिज लाइफ। अच्छा, गौतम बुद्धा ने अपना जीवन कैसे शुरू किया भाई, एज ए सन, एज ए किंग, एज ए प्रिंस, और नन ऑफ दिस। तो उन्होंने प्रिंस के रूप में अपना जो राज्य है वो अपना जीवन वो शुरू किया था। पहली लाइन में लिखा हुआ ये मुझे बताने की आवश्यकता थोड़ी है। गौतम बुद्धा ये रहा, बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड एज सिद्धार्थ गौतम। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ, व्हेन वाज सिद्धार्था सेंट टू स्कूल। अच्छा, स्कूल कब भेजा गया, एट द एज ऑफ 12 है। ये पैराग्राफ में है तो मुझे तो पता है, मैं बता देता हूँ कि पैराग्राफ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एट द एज ऑफ 12 है। इसके बाद हाउ मेनी ईयर्स डिड द लिव्ड एज बेफिटेड रॉयल्टी, यानी जब उसकी शादी हो गई अपने उस राजकुमारी से, उनका बेटा हो गया, तो वो बिल्कुल शान शौकत के साथ रहे थे। कितने साल रहे थे, तो वो 10 साल तक साथ रहे थे। कितने साल, 10 साल तक। ये पैराग्राफ अगर आप करके देखते हो तो गारंटीड है आपके आने वाले एग्जाम में तो कोई समस्या नहीं है। इसके बाद वेयर डिड द सिद्धार्था अटेन एनलाइटनमेंट, और उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अपने पास पीपल पेड़ के नीचे हुई थी 7 दिन के बाद में। कितने दिन बाद में, 7 दिन बाद में।
अच्छा, व्हाट वाज द प्रिंस शिल्डेड फ्रॉम, अच्छा किससे ग्रसित हुआ भाई। तो ये प्रश्न देखो यहाँ से करना आप लोगों को, यहाँ पे देखो आप लोगों के पास कहाँ, ये देखो अपने पास सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल, ये रहा शिल्डेड फ्रॉम, तो यहाँ से आपको पास क्या करना है, गौतम बुद्ध शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बस इतना सा कर देना। वैसे अपने पास ये नीचे वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन इतना कर नहीं करना है। तो मैं एक बार वहाँ पे देखते हैं, करवा देते हैं। तो ही वॉज, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो मेरे हिसाब से तो आप ऐसे करो तभी आपको समझ में आएगा। शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स, सफरिंग्स ऑफ वर्ल्ड। अब देखो प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, तो ये प्रश्न बनाने, अब ये अपने पास जो पैराग्राफ की अलग से क्लास लेके आएंगे ना, तब हम अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द साइट्स ही सॉ ऑन हिज वे, जब उसने अपने रास्ते में जो दृश्य देखे थे उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा भाई। तो ये अपने पास यहाँ पे देख लेते हैं। उसने बाद में देखो यहाँ पे विटनेस किया, ही वेंडर्ड, क्या नहीं अपने पास जैसे वो अपने पास देखता है एज मैन, हाँ दीज साइट्स ही रहा अपने, क्या है भाई ये देख लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ से शुरू करना आप लोगों को। और 6 नंबर का प्रश्न है, क्या 6 नंबर ये ना, हाँ ये 6 नंबर का, और अपने यहाँ पे यहाँ तक कर लेना है, बस इतना सा करना है। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, बस इतना सा करना है, ये आपको कर लेना है भाई। इसके बाद में देखो ये हो गए सारे क्वेश्चंस। इसके बाद में किस्सा गौतमी, कहानी इसकी मैंने बताया था ना, एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे, एक महिला की कहानी पढ़ेंगे, क्या है कहानी उसकी। तो देखो एक लड़की होती है, किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी के एकमात्र बेटा था, यानी इकलौता बेटा जिसको कहते हैं। और इकलौता बेटा बड़ा अपने पास क्या है, मम्मी का लाडला होता है कि नहीं होता है, आपने देख लो। एंड ही डेड, लेकिन उसका इकलौता बेटा मर गया, इकलौता बेटा क्या हो गया, मर गया। इन हर ग्रीफ, और उसके दुख में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने मृत बेटे को अपने पड़ोसियों के घर लेके जाती है, हर घर लेके जाती है, और क्या कहती है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और वो क्या कहती है, कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो, कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो, यानी उसके लिए दवाई पूछती है वो। एंड पीपल सेड, और लोग कहते हैं, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, सेंसेस खोने का मतलब है कि लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, क्योंकि बेटा तो मर गया, बेटा मर गया तो भाई अब वो पागल हो गई बेचारी, इकलौता है तो बेटा था, और माँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन, अब चलती जा रही थी, रास्ते में उसको एक व्यक्ति मिला भाई, किसे, किस्सा गौतमी को। हु रिप्लाइड हर रिक्वेस्ट, जिसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया भाई। उसने कहा, हाँ आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, उसने कहा मैं तुम्हारे बेटे के लिए, दी का मतलब तुम्हें, दी का मतलब तुम्हें होता है, पहले यू के स्थान पे इसको काम में लेते थे भाई, दी का मतलब यू होता है, पहले यू के स्थान पे काम में लेते थे, और ये दो दाई दिया हुआ है, ये पहले योवर के स्थान पे होता था। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन बट आई नो ए फिजिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन होता है अपनी जो बीमारियाँ ठीक करता है, अपन फिजिशियन नॉर्मली आप डॉक्टर जानते हो भाई, हु कैन, जो कर सकता है तुम्हारे बेटे को ठीक। तो उसने कहा, एंड द गर्ल सेड, और गर्ल ने कहा, प्रे टेल मी, और उसने कहा प्रार्थना करके मुझे बताओ, सर हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया भाई, क्या दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, उसने कहा तुम साक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा महात्मा बुद्ध के पास जाओ तुम। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, और किस्सा गौतमी सीधे अपने पास गौतम बुद्ध के चरणों में चली गई, और वहां जाके रोई, उसने अपना दुख बताया, क्या बताया, लॉर्ड एंड मास्टर, भगवान और मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, उसने कहा मालिक मेरे बेटे को ठीक करने की दवाई दो। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने कहा, बुद्धा ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, उसने कहा मुझे ना एक मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्यूर इट, और जब लड़की ने अपनी बड़ी ही उत्साह के साथ कहा ठीक है मैं कर दूंगी भाई, ये मैं ले आऊंगी। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने कुछ ऐड कर दिया भाई, कुछ बोर्ड जोड़ दिया। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, उसने कहा
कि तुम्हें सरसों के बीज तो लाने हैं एक मुट्ठी भर, लेकिन लाने कहाँ से हैं? लाने उस घर से हैं जिस घर में कभी कोई बच्चा नहीं मरा हो, कभी कोई माता नहीं मरी हो, कभी कोई पिता नहीं मरा हो, कभी कोई दोस्त नहीं मरा हो, कभी कोई प्रेमी नहीं मरा हो, कभी कोई, यानी कहने का मतलब है जिसने अपना रिश्तेदार नहीं खोया है, उस घर से लाना है। तो क्या है ऐसा घर? नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ कि दुनिया में अपने पास केवल 8% लोग हैं वो जिंदा हैं, 92% लोग पहले मर चुके हैं हमसे। तो इसका मतलब जानते हो अपनी जनसंख्या कितनी मर गई है? हम अभी 8 अरब के आसपास हैं, 8 अरब से ऊपर हो जाएंगे 2026 की जो सेंसस होगी यानी जनगणना होगी उसमें 10 अरब मान के चलते हैं। और अगर मैं कहूँ किसी संख्या का 8% 10 अरब है, किसी संख्या का 8 अरब जो 10 अरब है वो 8% है, तो 92% कितने होंगे? सोच लो, इतने लोग मर गए। तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें अपना कोई नहीं मरा है। फिर भी उसने ऐसा क्यों कहा, अभी समझेंगे। देखो, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब पुअर बेचारी जो किसा गौतमी थी घर से घर जाती है, एंड द पीपल पिटिड हर, और लोग उसके प्रति दया भी दिखाते हैं। भाई दया दिखाना, पिटिड का मतलब दया दिखाते हैं। एंड सेड, और कहे हियर इज मस्टर्ड सीड, और उसको कहते हैं कि ये लो आपके मुट्ठी भर से सरसों की बीज तो चाहिए, टेक इट, ये लो तुम। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती थी, डिड अ सन और अ डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, लेकिन जब वो अपने घर उससे पूछती क्या आपके घर में कभी कोई बेटा मरा है, कभी कोई बेटी मरी है, कभी कोई माता मरी है, कभी आपको पिता मरे हैं, यानी कहने मतलब आपके परिवार में कोई मरा है क्या? तो सभी क्या कहते हैं, देखो, बट हाँ ये कहते हैं कि द आंसर, वो कहते हैं हर, उसको अलास दुख के साथ, द लिविंग आर फ्यू, वो कहते हैं कि जिंदा तो न के बराबर हैं, जिंदा तो न के बराबर हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मर गए हैं ना वो बहुत सारे हैं। ये कहा सभी लोग यही कहते हैं, भाई हर के घर में मृत्यु हुई है। आप किसी को भी देख लो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके घर में मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, वो कहते हैं कि हमें हमारा जो गहरा दुख है ना वो याद मत दिलाओ आप। उसके बाद एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन इट, और वहाँ पे ऐसा कोई परिवार नहीं मिलता है जिसमें अपना प्रेमी यानी अपना जो चाहने वाला है नहीं गया हो या नहीं मरा हो। कोई परिवार नहीं है, सिंगल परिवार नहीं है, उसको नहीं मिला भाई। तो फिर क्या, ये देखो पैराग्राफ देखते हैं पहले, क्या, हाउ मेनी सन्स डिड किसा गौतमी हैव, अच्छा किसा गौतमी के कितने बेटे हैं? तो एक बेटा है भाई, उसके इकलौता बेटा ही तो था। व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बच्चे के लिए क्या मांगती है वो मांगती है मेडिसिन, है ना, दवाइयाँ मांगती है। हु वाज साक्यमुनि, साक्यमुनि कौन है? गौतम बुद्धा, तो यहाँ पे ये रहा बुद्धा। What happened to the son of किसा गौतमी, किसा गौतमी के बेटे के साथ क्या हुआ? वो मर गया है भाई, तो he had dead, वो मर चुका था। यहाँ पे ये लो, इसके बाद ये ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ा गए, ये अरे ये कहाँ से आ गए, ये छोड़ देना भाई, है ना, ये लो, तो ये ऑप्शन 4 कर लेना। What did बुद्धा वांट, बुद्धा क्या चाहता था? ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ये देखो कहाँ पे ही वांटेड, यहाँ पे आई के स्थान पे क्या करना है? ही करना है, और यहाँ पे वांटेड, बस ये क्या करना है? ये वांटेड कर लेना है, और पर्सन यही कर देना है, पर्सन का उत्तर यहाँ से, ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बस इतना सा आंसर करना है ना, बस इतनी सी तो बात है मेरे शेर। चलिए क्या हाँ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लो 5 नंबर पर्सन में लगा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है? विच क्वेश्चंस वाज आस्क्ड बाय किसा गौतमी फ्रॉम द पीपल, लोगों से किसा गौतमी क्या प्रश्न पूछती थी या क्या प्रश्न पूछा? तो वो पूछती है कहाँ पे? पुअर किसा गौतमी, द आंसर नहीं ये रहा, बट व्हेन सी आस्क्ड यहाँ से कर देना, यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न उसका आंसर कर देना। सी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर फादर मदर डाई इन योर फैमिली, बस इतना सा आंसर कर दोगे, बस इतनी सी तो बात है ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें, ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में हाँ, किसा गौतमी बिकम वेरी एंड होपलेस, अब किसा गौतमी चलते चलते थक गई बेचारी, और होपलेस का मतलब आशा रहित बन जाती है, उसकी मन की आशाएं खत्म हो गई अब। इसके बाद एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो शहर के बाहर बैठ जाती है और शहर की रोशनी को देखती है। क्या है? एज द फ्लिकर्ड अप एंड द वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो क्या करते हैं? फ्लिकर्ड अप का मतलब होता है जलना बुझना, एंड एक्सटिंग्विश्ड का मतलब बुझना, फ्लिकर्ड का मतलब जगमगाना जिसको कहते हैं,
और एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना अगेन वो, यानी कहने का मतलब जो लैंप की रोशनी होती है, लैंप यानी जानते हो कि नहीं जानते हो, लालटेन वगैरह उनकी जो बत्ती होती है वो कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है और फिर अंत में बुझ जाती है। ऐसा दृश्य था उसमें देखा। एट लास्ट डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंट एवरीवेयर, और बाद में अपने पास अंधेरा हर जगह छा जाता है। एंड सी कंसिडर, अंधेरा कैसे, सारी जो लाइट बुझ जाती है तो अंधेरा छा जाता है। और उसके बाद सी कंसिडर, उसने विचार किया, भाई क्या किया, द फेट ऑफ मैन, उसने बाद में देखा मनुष्य का भाग्य क्या होता है। भाग्य क्या है, भाग्य है जिसने जन्म लिया है वो जाना है, कोई दो राय नहीं है, कोई अमर नहीं है दुनिया में। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, वो ये कहते हैं, वो बात ये समझ में आती है कि उनका जीवन फ्लिकर अप यानी चमकता है, एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और बुझ जाता है, यानी जो आया है वो जाएगा। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, और वो खुद ही सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, वह बात कहती है कि मैं अपने ही मैं दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन, यहाँ पे ये अपने पास एक्सक्लेमेटरी मार्क है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी मृत्यु सबके लिए है, कोई नहीं बच सकता। येट इन दिस वैली ऑफ द डिजोलेशन देयर इज ए पथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, यानी कहने का मतलब है येट इन दिस वैली ऑफ डिजोलेशन, हाँ यद्यपि इस निराशा की घाटी में अपना एक रास्ता है जो इमॉर्टलिटी की तरफ बढ़ता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल द सेल्फिशनेस, किसकी तरफ, जो अपने सारे सेल्फिशनेस यानी अपने फायदे को, सेल्फिशनेस यानी अपना स्वार्थीपन जो होता है उसको त्याग देते हैं, उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद द बुद्धा सेड, उसके बाद में उसको बुद्धा के पास जाती है। बुद्धा क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। बुद्धा उन्हें समझाते हैं किसा गौतमी को, क्या कहते हैं कि मॉर्टल्स यानी मरणशील जो होते हैं, मरणशील कौन होते हैं, हर वो चीज़ जो जन्म लेती है वो मरणशील है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस ट्रबल्ड, वो हमेशा परेशान रहती है, एंड ब्रीफ, और सूक्ष्म है, एंड कंबाइंड विथ पेन, यानी कहने का मतलब है जो इस दुनिया में आया है उसके जीवन में वो समस्याओं से जूझ रहा है, उसका जीवन क्या है, छोटा सा जीवन है, और उसके बाद में कंबाइंड विथ पेन, और वो कष्टों से भरा पड़ा है। कंबाइंड विथ का मतलब जुड़ना, जुड़ा हुआ है, कष्टों से जुड़ा हुआ। तो हमारे जीवन में मृत्यु के बाद में क्या है, कुछ नहीं है, जिंदा है तब तक कष्ट है, मरने के बाद में कुछ नहीं है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, यानी यहाँ पे कारण ये है कि मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से जो जन्म लेता है वो मरने से बच जाए। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं है जिसने जन्म लिया है वो मरना निश्चित है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी कहने का मतलब है मृत्यु, वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु निश्चित है, कोई दो राय नहीं है। एंड इसके बाद में देयर इज डेथ ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और यही अपने पास जिंदा प्राणियों का क्या है, भाग्य है, या अपने पास क्या है, सच ए नेचर, हाँ यही व्यवहार है अपने पास मनुष्य का। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे पके हुए जो फल होते हैं उनका पेड़ से गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो देखो यहाँ पे डेंजर इन फॉलिंग, वो गिरने के खतरे में रहते हैं। तो वृद्ध व्यक्ति के बारे में कहते हैं भाई दादी है 100 साल की हो गई है, कभी भी जा सकती है, पक गई। लेकिन एक बच्चा जो अभी जवान हो रहा है उसके बारे में थोड़ी कह सकते हैं, सीधी सी बात है। एक आम का पे उदाहरण देते हैं, जो आम पक जाता है वो जैसे ही हवा चलती है वो गिर जाता है, लेकिन जो केरी होती है वो अपने उस टहनी से चिपके रहती है। तो देखो जवान अवस्था में मरने की संभावना कम होती है, लेकिन वृद्धावस्था में संभावना ज़्यादा होती है। तो यही बुद्ध है वो समझाना चाहते हैं कि जैसे ही अपन वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो उनके वो पक जाता है और उनके मरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। सो मॉर्टल व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसका मतलब है कि जो मरणशील है जब जैसे ही जन्म लेते हैं वो उन पे मृत्यु का खतरा हमेशा छाया रहता है। अब मृत्यु किसी को भी आ सकती है भाई, है ना, 0 से 100 साल कोई भी हो, 0 से लेकर कितने भी वर्ष का हो, कभी भी मृत्यु आ सकती है, ये कह रहा है। इसके बाद है डेंजर ऑफ डेथ, हाँ, एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन द बीइंग ब्रोकन, यानी कहने का मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास अर्थन वेसल का मतलब होता है जो मिट्टी के मटके बनाते हैं कुम्हार, उनके द्वारा बनाए गए जितने भी बर्तन हैं अंत में वो टूटते ही टूटते हैं, हमेशा टूटते हैं।
आप देख लो भाई, या तो वो अपने पास इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि पानी उनमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जैसे मटका होता है उसमें, और नहीं अपने पास कभी भी छूटा और टूट गया। तो यही बात वो बुद्ध है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और यही अपने मरणशील व्यक्तियों का जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, छोटे और जवान, बोथ दोज हु आर वाइज एंड दोज हु आर सॉरी फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे आदमी बेवकूफ़ हो चाहे इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, वो सभी मृत्यु के आगे जाने हैं, उनको मरना ही मरना है, यानी मृत्यु के आगे सभी की हार होनी निश्चित है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, वो सभी मरने वाले हैं, सभी की मृत्यु निश्चित है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है भाई, क्या है, व्हाट इज द कॉमन टू ऑल अकॉर्डिंग टू गौतमी, यानी अपने पास सामने क्या है, व्हाट इज द कॉमन, तो एजुकेशन फ्रीडम डेथ, ये उसने बाद में जब अपने पास शहर की रोशनी को देखती है तो उसको एहसास हो जाता है कि मृत्यु है सभी के लिए सामान्य है। हु मेक्स अर्थन वेसल, कौन बनाता है भाई मिट्टी के बर्तन, तो वो अपने पास पोटर बनाता है, कौन बनाता है, पोटर। व्हाट डिड किसा गौतमी रियलाइज अबाउट इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी के बारे में किसा गौतमी क्या महसूस करती है, तो देखो नो वन कैन अचीव इमोर्टलिटी, ओनली द रिच एंड द कैन बिकम इमोर्टल, नहीं वन हु गिव्स अप सेल्फिशनेस फाइंड्स द पथ टू इमोर्टलिटी, यानी वो ये मानती है कि जो अपना स्वार्थीपन खो देता है वो अपने पास अमर हो सकता है। अमर ऐसे नहीं कि शरीर अमर रहे, उसकी बातें हमेशा अमर रहती है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मॉर्टल लाइफ, बुद्धा के अनुसार मरणशील व्यक्तियों का व्यवहार प्रकृति क्या है, तो अर्थन इंटरनल एंड जॉयफुल नहीं है, ब्रीफ एंड फुल ऑफ सफरिंग्स है, और ये रही बिल्कुल ब्रीफ यानी छोटा सा तो जीवन है और कष्टों से भरा पड़ा है, ये उन्होंने बुद्धा ने कहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेंजर ऑफ ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो होता है उनके डर क्या होता है, तो डर मैं बता देता हूँ। बुद्धा सेड, ये रहा आपके पास कहाँ पे, हाँ ये रहा, एज राइप फ्रूट्स, ये रहा, इसका मतलब यहाँ से करना है 5 नंबर का, और बस इतना सा करना है, ये लो इतनी सी छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ डेथ, पावर ऑफ डेथ क्या है, तो देखो अपने पास ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ द डेथ, बस ये यहाँ से कर सकता है, यहाँ से करो ना चाहो तो बस क्या हो जाएगा, ऑल यहाँ से कर देना और यहाँ तक ले आना बस, और ये बाकी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कि प्रश्न के उत्तर कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अपनी क्लास बड़ी हो सकती है इसलिए नहीं। अच्छा, ऑफ दोज, इसके बाद में बात करें क्या आता है पैराग्राफ, इसके बाद आता है ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, यानी और जो बाकी लोग अपने पास मृत्यु पे विजय पा लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो वो अपने पास क्या करते हैं, वो अपने जीवन को त्याग कर चले जाते हैं, सॉरी मृत्यु के द्वारा विजय पा लेते हैं, यानी जिस पे मृत्यु है वो निश्चित है जीत पानी है, और जैसे मृत्यु आती है वो अपना जीवन है वो वहाँ से डिपार्ट कर जाता है, चला जाता है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता है, और नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, और ना ही रिश्तेदार, किन्समैन कौन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेशंस ना ही वो अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। मार्क, ध्यान में रखो, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लिमेंटिंग डीपली, ये ध्यान में रखना कि अपने पास जो रिश्तेदार हैं वो दिख रहे हैं, ऑन जो अपने पास लुकिंग ऑन यानी जो अपने देख रहे हैं, और लेमेंटिंग का मतलब होता है विलाप, दुख मनाना, दुख मना रहे हैं गहराई से, डीपली का मतलब गहराई से। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, सारे जो मरणशील है ना, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं जो दुख मना रहे हैं, वो सारे एक दिन मृत्यु की ओर जाना निश्चित है, यानी उनको मृत्यु आनी निश्चित है। इसके बाद लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, बिल्कुल उसी बैल की तरह जो कि अपने को क्या है कि उसे कत्ल करने, स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल खाना, है ना, कत्ल खाना, वहाँ पे जाना ही पड़ता है कि एक बैल जो होता है उसको जाना ही पड़ता है। आगे क्या है, सो द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विथ डेथ एंड डीके, इसका मतलब है कि इसलिए जीवन जो है, दुनिया जो है वो अफ्लिक्टेड यानी प्रभावित है, किससे, डेथ एंड डीके, मृत्यु और शरणशीलता से। डीके का मतलब होता है अंत से, डीके का मतलब होता है कम होना, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आयु कम होती जा रही है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख नहीं मनाते हैं, knowing the terms of world, वो ये दुनिया की कंडीशंस को जानते हुए अपना दुख दर्द नहीं ऐसे नहीं दिखाते हैं भाई कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बस थोड़ा होता है लेकिन वो इतना शो ऑफ नहीं करते हैं। इसके बाद में देखें तो नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग और विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी आदमी चाहे रो कर देख लो चाहे दुख बना कर देख लो, यानी चाहे दुख में डूबे रहो चाहे रोते रहो, मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत अगर अपन बात करें, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, अगर ऐसा करता रहेगा, दुख मनाता रहेगा, रोता रहेगा, तो उसके कष्ट है ना वो बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? कष्ट है वो बढ़ जाएंगे। एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसका शरीर है वो बीमार हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा। सफर यानी बीमार, कष्ट हो जाए, कष्टपूर्ण हो जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को कमजोर और हल्का यानी बीमार बना लेगा। इसके बाद येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द लेमेंटेशन, हाँ यद्यपि अपने पास जो मर गए हैं उनको विलाप से, लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप, दुख से भी नहीं बचाया जा सकता है। जो चले गए उनको कोई नहीं बचा सकता भाई। He who seeks peace should draw out of the air of the lamentation, अगर कोई अपने पास मन की शांति चाहता है तो ये जो दुख की एरो आ रखी है, दुख की जो पंक्तियाँ आ रखी है, किसी भी बात का, जैसे मैं गरीब हूँ ये दुख हो गया, मैं अपने पास शरीर से अपंग हूँ ये दुख हो गया है, मुझे वो चाहिए ये दुख हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ ये दुख, इन पंक्तियों से अगर बाहर निकल जाएगा तो उसे मन की शांति मिलेगी। एंड कंप्लेंट, और शिकायतों से बाहर निकल जाएगा तो, एंड ग्रीफ, और दुखों से बाहर। इसके बाद ही हु हैज ड्रॉन आउट ऑफ द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जो कोई इन सभी से बाहर निकल जाएगा उसे मन की शांति मिल जाएगी। He who has overcome all sorrows will become free from sorrow, और जो अपने पास इन सभी दुखों पे जीत पा लेता है, काबू पा लेता है, ओवरकम का मतलब होता है जीत पा लेना, वो अपने पास इन दुखों से फ्री हो सकता है। एंड बी ब्लेस्ड, और वो अपने पास हमेशा सुखी रह सकता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। इसके बाद देखो इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन है वो करवा देते हैं। क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड अफेक्टेड विथ इन दिस पैसेज, इस पैसेज में जो अपने पास दुनिया वो किससे प्रभावित है? तो इन्फेक्शस अपने पास डिजीज नहीं, न्यूक्लियर पावर नहीं, नन ऑफ दीज हो सकता, डेथ एंड डिके, ये हो जाएगा भाई इसमें आंसर। इसके बाद फ्रॉम व्हाट कैन ए फादर नॉट सेव हिज सन, किस से एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता है? तो फ्रॉम डेथ से नहीं बचा सकता है, मृत्यु से नहीं बचा सकता है भाई। इसके बाद पीपल शुड ट्राई टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ डेथ, यानी कैसे कम, पीपल शुड ट्राई टू ऑब्टेन पीस ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की जो शांति है उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वायरमेंट, नन ऑफ दिस, बॉडी एंड माइंड, माइंड ये रहा भाई। इसके बाद हाउ आर मॉर्टल्स कैरिड अवे बाय, किस प्रकार से ले जाए जाते हैं? तो लाइक फिश नहीं, लाइक एन ऑक्स, ये रहा लाइक एन ऑक्स लेड टू स्लॉटर, बिल्कुल मरणशील व्यक्तियों को वैसे ही मृत्यु ले जाती है जैसे किसी बैल को एक कत्ल खाने में भेज दिया जाता है। इसके बाद हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, कौन अपने पास मन की शांति प्राप्त कर सकता है? तो ये प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है भाई, आप तो करते नहीं हो। क्या है? ही हु हैज ओवरकम बाय सोरोज बिकम द फ्री फ्रॉम द सोरो एंड बी, नहीं ये नहीं, कहाँ पे बिकम कंपोज्ड विल, बिल्कुल यही है भाई। कहाँ, मैं क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ भाई। हु कैन ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड, तो अपने पास ये देखते हैं क्या है, अरे कहाँ आ गए भाई। हाँ, ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्रॉम पीस ऑफ माइंड, ये रहा भाई। ही हु हैज ड्रॉन द, ये रहा, यहाँ से शुरू करना आपको 5 नंबर का, और यहाँ ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड यहाँ तक ही करना है। ये लो देखो, बस बता दिया। इसके बाद में आपको क्या करना, व्हाट आर द एरो एज गिवन इन द दिस पैसेज, ऐसा व्हाट इज एरोज क्या है भाई? तो एरोज ये बता देते हैं, देखो एरो एंड द हैज बिकम, एरो अपनी बात करें तो ये रही, पीस सुक कौन सी है? द एरो एंड हैज बिकम कंपोज विल ऑब्टेन, तो ही हु सिक्स शुड ड्रा द आउट ऑफ एरो, हाँ तो द एरो ऑफ द लिमेंटेशन यहाँ से शुरू करना है 6 नंबर का, और यहाँ कंप्लेन एंड ग्रीफ तक ये रहा, बस इतना सा करना है। तो ये मैंने बता दिया भाई। अब ये शिकायत मत करना कि सर आप पैराग्राफ के क्वेश्चंस नहीं कराते हो। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस है जो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ना, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चंस आपको करने हैं, व्हाट डिड किसा गौतमी, व्हाट डिड किसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, नहीं ये वाई करना है। यहाँ पे क्या करना है भाई? यहाँ पे वाई करना है, इसको तो काट दो, और वाई करना है। किसा गौतमी घर से घर क्यों जाती है, क्या हो जाता है? तो देखो, किसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बिकॉज सी वाज ओवरकम विथ ग्रीफ आफ्टर हिज हर ओनली सन डेड, यानी जब किसा गौतमी का इकलौता बेटा मर जाता है तो उसकी दवाई के लिए, उसके जिंदा करने के लिए वो घर से घर जाती है। इसके बाद एंड शी वाज डिस्परेटली सीकिंग अ क्यूर टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और वो उस दवाई को खोज रही होती है जो उसके बेटे को जिंदा कर सके। शी
believed that if she could find a house where no one had died, she could obtain mustard seeds that would be used to revive her son. और दूसरी बात बताएं तो बुद्धा ने उससे कहा था कि वो एक ऐसे घर से अपने पास बीज लेकर आए जिसके घर में कोई नहीं मरा है, तो वो एक ऐसा घर भी खोज रही थी। She was in denial of her son's death and went from door to door seeking help from her neighbors. और वो अपने बेटे के दुख में इतना डेनियल दुख हो गई थी कि वो घर से घर जाती है और अपने पास उन बीजों को पूछने के लिए पहुंचती है। अच्छा, हाउ वाज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्धा? गौतम बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ? तो बता देते हैं। When Prince Siddhartha was 25 years old, जब वो 25 साल के थे, he left the palace in the seek of enlightenment. उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति में अपने पास ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया। सिद्धार्थ गौतम wandered for 7 years, 7 साल तक भ्रमण किया, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, टिल ही गॉट इनलाइटनमेंट, और तब तक जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटनमेंट, और जब 7 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, ही रीनेम्ड द बोधि ट्री, और उसने उस पेड़ का नाम बुद्धि ट्री रख दिया, एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। और उसके बाद जो उन्हें ज्ञान मिला था, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अपनी दुनिया को बांटना शुरू कर देते हैं और बाद में उनको बुद्धा के नाम से जाने लगता है। ये दोनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद में हाउ डिड किसा गौतमी रियलाइज दैट द लाइफ एंड द डेथ इज ए प्रोसेस? किसा गौतमी ने कैसे जाना कि जीवन और मृत्यु एक प्रक्रिया है? तो देखो, किसा गौतमी सर्च्ड फ्रॉम होम टू होम बट was unable to locate a single residence where no one had perished. जब किसा गौतमी घर से घर जा रही थी ये देखने के लिए कि कोई मरा है कि नहीं मरा है, बीज लेने थे ना, तो उससे कोई घर ही नहीं मिला जहाँ पे एक मृत्यु नहीं हुई थी। सी सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, वो सड़क के किनारे बैठ जाती है, एग्जॉस्टेड, थककर एंड डिजेक्टेड, निराशाजनक, एंड वॉच द सिटी लाइट, और शहर की लाइट देखती है, रोशनी देखती है, एज द फ्लिकर्ड अप ऑन एंड द ऑफ अगेन, वो क्या करती है, जलती है फिर बुझ जाती है। शी केम टू रियलाइजेशन दैट, बाद में उसको एहसास होता है, लाइक सिटी लाइट्स, जैसे कि शहर की रोशनी थी, ह्यूमन लाइफ्स आर ब्रीफली ग्लिमर बिफोर गोइंग आउट अगेन, और वो भी ये समझ में आ जाता है कि मनुष्य का जीवन है वो जगमगाता है बुझने से पहले। तो हम जन्म लेते हैं, बाद में अपन क्या है, अपना शरीर बिल्कुल ऐसे हष्ट पुष्ट रहता है, अपन सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके बाद में वृद्ध हो जाते हैं और शरीर काम अपना साथ छोड़ देना बंद कर देता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बुद्धा? ये बात वही बात है कि 2 नंबर का आ जाए तो ठीक है। हाँ, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे बुद्धा सा ए सिक मैन, जब उसने अपने पास 25 साल की उम्र में एक बार शिकार पे गए थे बुद्धा, तो उनको बीमार व्यक्ति देखते हैं, देन एजबेन एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, उसके बाद एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखते हैं, फाइनली मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक क्या भिक्षुक को देखते हैं भिक्षा मांगते हुए। These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment, और वो इससे इतना प्रभावित होता है कि ज्ञान की खोज में अपनी दुनिया में निकल जाते हैं। इसके बाद में व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द डेथ एंड द सफरिंग्स? बढ़िया पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रख लेना। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं मृत्यु और कष्टों के बारे में? तो गौतम बुद्ध स्टेटेड दैट सफरिंग्स एंड डेथ आर द इनएविटेबल पार्ट्स ऑफ लाइफ, यानी वो ये कहते हैं कि अपने जीवन के अभिन्न अंग है जिनसे बचा नहीं जा सकता। इनएविटेबल का मतलब होता है जिससे बच नहीं सकते हैं। नो वन कैन एस्केप दिस रियलिटी, और कोई भी इस वास्तविकता से नहीं बच सकता है। वन डे एवरीवन मस्ट मीट देयर प्रीडेस्टिन्ड डिमाइस, और एक दिन अपने पास पहले से निर्धारित अपने अंत से जरूर मिलने वाला है। एवरीवन हु हैज एवर लिव्ड विल इवेंचुअली पास अवे, बिल्कुल जो अपने पास यहाँ पे जन्म लिया अंततः उसको मरना है। One must maintain composure and serenity during a time of the sadness to avoid becoming overpowered by it. बस ये क्या होता है, one must maintain composure and the serenity, बस जो अपने पास ये मृत्यु का जो दुख दर्द है इसके साथ हाव भाव जो है, कंपोजर मतलब हाव भाव जो है उनको बनाए रखना है अगर इसके साथ चलना है तो। Those who are wise never whine or mourn their losses, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो कभी भी अपने इनके लिए नहीं रोते हैं। पीपल आर ब्लेस्ड बाय द ट्रूथ आफ्टर एक्सेप्टिंग इट, बिल्कुल जब लोग अपने ये सत्य बात स्वीकार कर लेते हैं ना कि हमें मरना है, तो वो आदमी सुखी रहता है।
इसके बाद देयर फॉर अपने द विजडम इज नॉट अलाउिंग पीपल टू बिकम ट्रबल्ड बाय पेन, इसलिए ये कहा जाता है कि लोग बुद्धिमान लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो कष्ट होते हैं उनसे समस्या नहीं, उनसे समस्या नहीं माननी है भाई, ये तो अपने जीवन के अहम हिस्से है, सफरिंग्स है एंड डेथ है। यानी ये जो जितने भी है बुद्धिमान लोग क्या करते हैं वो ये मानते हैं कि ये तो अपने जीवन का हिस्सा है, आज कष्ट है तो कल सुख भी होगा। इसके बाद व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, मरणशील जीवन के बारे में बुद्धा क्या कहते हैं, तो पढ़ लिया है फिर भी समझा देता हूँ। तब बुद्धा प्रेस्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस, पहला उपदेश दिया था ना बनारस में, ही प्रेस्ड दैट ऑल मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर मॉर्टल, वो कहते हैं कि सारे व्यक्ति महिलाएं बच्चे हैं वो मरणशील हैं, एंड ऑल मॉर्टल्स आर डेस्टिन्ड टू डाई, और सारे मरणशील जो लोग हैं उनका भाग्य मृत्यु है। एक्चुअली डेथ एंड द डिके इज द फेट ऑफ ए मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, यानी कहने का वास्तव में बात करें तो मृत्यु जो शरणशीलता है, शरण का मतलब कमी, जो कम होना शरीर का, वो अपने पास इस मरणशील में इस मरणशील दुनिया के भाग्य हैं। डेथ स्पेयर्स नन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, किसी से अलग नहीं है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, मरणशील लोगों का जीवन वो छोटा सा है और कष्टों से भरा है। इट इज कंबाइंड विथ पेन, ये कष्टों के साथ रहते हैं। दोज हु हैव बीन बोर्न, जो जन्म लिया है, कांट अवॉइड डाइंग, वो मरने से नहीं बच सकता है। एक्चुअली देयर इज नो मीन्स ऑफ द अवॉइडिंग डेथ एंड डिके, वास्तव में बात करें तो मृत्यु और शरणशीलता से, कमी से हमें कोई नहीं बचा सकता है। इसके बाद द राइप फ्रूट्स फॉल सो डू एज द पीपल टू ऑफ द वर्ल्ड, जो फल पक जाते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, और ऐसा ही हमारे वृद्ध व्यक्ति, जो वृद्ध हो जाता है वो होता है वो जल्दी चले जाते हैं। वन बाय वन द मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके सारे मरणशील व्यक्तियों को ले जाया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर हाउस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बैल को अंत में कत्ल खाने ले जाया जाता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। शानदार चैप्टर था, ज्ञान कंप्लीट हो गया भाई, शानदार तरीके से हमने अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर की समरी समझ में आई होगी, ज्ञान की बातें भी समझ में आई होंगी, और चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स है अगली बार आने की संभावना बनती है, तो ये पैराग्राफ्स आपको समझने जरूरी हैं, ये भी समझ में आए होंगे। इसके अलावा बात करें अपने क्वेश्चंस आंसर्स, तो क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, और जो लैंग्वेज मैंने लिखवाई है ये लैंग्वेज आपको पूरे में से पूरे मार्क्स है वो दिला सकती है इन क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि 80 में से 80 आ जाएंगे, वैसी बात नहीं। अगर ये क्वेश्चन आता है ऐसी लैंग्वेज करने पे आपके कोई मार्क्स नहीं काटने वाला है। तो चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लास काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन आपको लगती है, हाँ मुझे पता है आपकी मन की बातें मैं जानता हूँ। तो कोई नहीं, आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।